जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना साहब जैसे ही खड़े होते हैं उसके बाद सब भी तैयार हो जाते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि क्या इजाज़त है। तो इजाज़त लेने के लिए जब मौलाना साहब ने पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ आनी थी तो घर की किसी वारिस की, लेकिन घर का कोई वारिस था ही नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ अभी उनका जो बेटा है वो बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते ही देखते मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। और इंतज़ार किया जाता है बहुत देर तक, लेकिन वो लड़का दिखाई नहीं देता, आता ही नहीं है। और जनाजे की नमाज तैयार थी। मौलाना साहब कहते हैं कि अब इंतज़ार नहीं होता, घर का कोई और सदस्य हो तो फिर इजाज़त उससे ले सकते हैं। घर के परिवार के कोई और सदस्य थे जो ख़ानदान के, उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़िए। जनाजे की नमाज हो जाती है, उसके बाद फिर सुपुर के खाक हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर पुलिस को कोई व्यक्ति जाता है और जाकर के बताता है कि साहब जो फला व्यक्ति ख़त्म हुआ है उसका बेटा अपने बाप के जनाजे पर ही नहीं आया। आखिरकार कुछ तो बात है, आप इस मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराते। पुलिस ने जब ये बात सुनी, इस मामले की जांच पड़ताल कराई तो पता चलता है कि ये तो नहीं बल्कि 13 कत्ल हुए थे। और 13 कत्ल की गूंज न केवल उस मुल्क में थी बल्कि पूरे दुनिया में फैल जाती है। इस घटना का जो राज निकल कर के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल एक लड़की जो अपने ही सगे चचेरे भाई से प्यार कर बैठती है, उसी से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है और देखते ही देखते एक दो नहीं बल्कि 13 कत्ल हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत का ही एक जिला लगता है खैरपुर। खैरपुर का थाना है बराड़ी जटोई और बराड़ी जटोई का एक गांव लगता है जो है हैबत खान, दो ही उसका नाम होता है। दरअसल बात कर रही हूँ 17 अगस्त 2024 के शाम का ये वक्त हो रहा था। एक लड़का अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जो ताऊ जी हैं आप उनके घर पर बिल्कुल भी खाना खाने के लिए मत जाइएगा और किसी को भी यहाँ से भेजना भी मत। बस एक कहकर वो घर से निकल जाता है। निकलने के बाद जो उसके अब्बू होते हैं जिनका नाम असगर होता है, जब खाने का वक्त होता है तो वो अपने बेटे से यानी कि अपनी बेटी अहिल्या से कहते हैं कि उसके भाई के यहाँ खाना खाने के लिए चलना है, चलो। उसकी माँ और उसका भाई कहता है कि भाई तो मना किया है फिर भी आप जा रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि वो तो हमेशा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, कभी सीधी बात करता ही नहीं है। अगर उसका कहना माना जाए तो गांव के आधे लोगों से बात खराब हो जाएगी, इसलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। वो अपनी बीवी बेटे को लेकर के सीधे पहुंच जाता है अपने ही भाई के घर पर खाना खाने के लिए। खाना तैयार था, स्वादिष्ट खाना था। खाना खाने के बाद वहां से वो घर पर आए ही थे कि इसी बीच में चीख पुकार मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये चीखने की आवाज़ें, ये रोने की आवाज़ें आ कहाँ से रही है। दरअसल दो घर होते हैं, एक घर तो होता है गुलबेग का और दूसरा घर होता है असगर का। असगर जो अभी खाना खाने के लिए गया था और देखते ही देखते हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किसी को उल्टी हो रही है तो कोई बेवजह रो रहा है। गांव के लोगों ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से इन सब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद खैरपुर एक सिविल हॉस्पिटल होता है, वहां पर इसको लेकर के जाते हैं। जैसे ही सिविल हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया जाता है, वहां पे डॉक्टर उपचार करना शुरू कर देते हैं। एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 13 सदस्य थे जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे स्थिति और नाजुक होने लगती है। कुल मिलाकर के रात जैसे ही आगे जा रही थी, इसी बीच में खबर आती है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि एक तो असगर की मौत हो चुकी है और असगर का जो भतीजा होता है, गुलबेग का बेटा जिसका नाम दिलदार होता है, उन 2 की मौत हो जाती है।
ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक हुआ क्या है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। कोई कह रहा था कि शायद खाने में कुछ गिर गया होगा, कोई कुछ कह रहा है कि शायद पॉइजन फैल गया होगा खाने के अंदर। तमाम तरीके की बातें होती हैं। दिन निकल आता है और दिन निकलते निकलते ये 18 अगस्त 2024 का वाकया है। अब 13 सदस्यों में से 7 सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये मौतों की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, हर जगह ये खबर फैलनी शुरू हो जाती है कि सिंध प्रांत का जो जिला खैरपुर है, जो वहाँ का गांव लगता है हैदर खान भदोई, वहाँ पर इस तरीके से कुछ खाना खाया था और खाना खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और तबीयत बिगड़ने के बाद आखिरकार उसमें से 7 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर इलाज करने पर मजबूर थे, कोशिश कर रहे थे बचाने की, लेकिन डॉक्टर की कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी और देखते ही देखते अगली तारीख आते आते 13 सदस्यों को यहाँ पर एडमिट कराया गया था इलाज के लिए, उपचार के लिए, लेकिन 13 के 13 सदस्यों ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। 13 के 13 सदस्य वहाँ मर जाते हैं। अब इस परिवार में एक लड़की बसती है, उस लड़की का नाम शाहिस्ता होता है। परेशान थी अपने पूरे घर वालों के मरने के बाद। कुल मिलाकर के इन परिवार को सदस्यों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो ये कुलवैद है, उसकी बीबी गुलजादी है, साथ ही उसका एक बेटा है जिसका नाम मंजूर है और उसका दूसरा बेटा है गिलबर और तीसरा बेटा है दिलदार। उसकी एक बेटी है खातून समीना, हजियानी उसका नाम होता है। इस गुलबेग के 8 बच्चे होते हैं, वो मर चुके हैं और उसकी बीवी भी मर चुकी है। कुल मिलाकर के 10 ये हो जाते हैं। जो इसका भाई होता है असगर, उसका बेटा मोहम्मद बख्श और शहजादो, 13 सदस्य जो होते हैं, 13 सदस्य वहाँ पर मर जाते हैं। और शमीउल्लाह हक होते हैं, इस खैरपुर जिले के SSP वो होते हैं। वो इस मामले को लेकर के बड़े सजग थे, बड़े सतर्क थे। तभी वो कहते हैं कि इसमें से जो मरने वाले हैं उनका पोस्टमार्टम करा लिया जाए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार मरने की वजह क्या है। लेकिन गांव वालों को जैसे ही बात पता चलती है कि इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इनकी मिट्टी जो है खराब की जाएगी, इनके शरीर को फाड़ा जाएगा, इनके शरीर को देखा जाएगा, तो क्या फ़ायदा इन सब से। जो अल्लाह को मंजूर था वो सब हो चुका है। जब ये वाली बात गांव वाले जिद करने लगते हैं पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक काम करो, कम से कम 2 लाशों का तो पोस्टमार्टम करवा ही दो, ये देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है। 2 लाखों का गांव वालों के बिना परमिशन के, हालांकि मुकदमा तो दर्ज करा ही जाता है पुलिस वालों की तरफ से। अब 2 का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे ये पुष्टि हो जाती है कि कोई ना कोई जहरीला पदार्थ है और इस जहरीले के पदार्थ की वजह से ही इन लोगों की मौत हुई है। अब पुलिस में बाकी और जो सदस्य होते हैं उनके पास फिर गाँव वालों को सूचना दी जाती है कि कुछ ऐसा पदार्थ इन्होंने खाया है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तो इसीलिए प्रत्येक लाश का पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जांच का विषय बन जाता है, सभी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। बाकी जो शव होते हैं वो परिवार को दे दिए जाते हैं और सबके खाक कर दिए जाते हैं। फिर मुखबिर की तरफ से एक सूचना मिलती है कि इस परिवार की एक बेटी है जिसका नाम शाइस्ता है, शाइस्ता बच्ची है। जब ये बात SSP तक पता चलती है तो SSP जो अपने अविनाश होते हैं वह DSP होते हैं और साथ ही HSO होते हैं और महिला थानेदार होती है, उनके पास जब सूचना जाती है तो वो कहते हैं कि शाइस्ता से एक बार पूछो, बातचीत करो कि आखिरकार ये क्या हुआ था उस दिन। वो बताती है कि अच्छा खासा खाना बना गया था, उसने आटा गूंदा था, सारा काम उसी ने किया था और उसने खाना भी खाया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं हुई और बाकी सभी सदस्यों की तबीयत खराब हो गई। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है, लेकिन पुलिस इससे पहले कि कुछ करती, पुलिस ने जो पिछला रिपोर्ट था वो जांच के लिए सुकू एक जगह लगती है, वहाँ पर उसकी प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में ये जांच की जब रिपोर्ट भेजी जाती है तो 10-15 दिन जब बीत जाती है
तब ये रिपोर्ट सामने आती है और पता चलता है कि कोई ऐसा केमिकल होता है जिसको खेती में इस्तेमाल किया जाता है, कृषि में इस्तेमाल किया जाता है। उस केमिकल का इस्तेमाल खाने में किया गया था, जिसकी वजह से परिवार के 13 सदस्यों की मौत हो जाती है। तभी मुखबिर पुलिस के पास आता है। आने के बाद कहता है कि साहब, जिस दिन असगर का सुपुर्द खाक किया गया था, उसका इंतकाल किया गया था, उसके जनाजे के लिए जब मौलाना साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि जनाजे के नमाज के लिए इजाज़त है कि नहीं, तो उस वक्त उनका बेटा वहाँ पर मौके पर नहीं था। वो वहाँ मौके पर था ही नहीं। उसके इंतज़ार में जनाजे के लिए काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। तब परिवार या ख़ानदान के और सदस्य इस बात की इजाज़त देते हैं कि कोई बात नहीं, इनका बेटा यहाँ नहीं है, तो हम इस बात की इजाज़त देते हैं, मौलाना साहब आप जनाजे की नमाज़ पढ़िए ताकि सुपुर्द की खाक कर दिया जाए। जब ये बात एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी को लगता है कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए, यानी कि शमील उल हक की। अब इन शमील उल हक ने सीधा कोर्ट की तरफ रुख किया और कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद कहा कि जो इनकी बेटी, जो एकमात्र बच्ची है जिसका नाम शाइस्ता होता है, और आमिर बख्श जो बच्चे हैं, इनको रिमांड पर लेने के लिए जब कोर्ट में अपील की जाती है तो कोर्ट इन्हें 4 दिन की इजाज़त दे देता है कि आप 4 दिन तक इनसे पूछताछ कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो वाक़या बताएंगे, लेकिन इनसे कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे कोर्ट हमेशा इस तरीके का आदेश देता है, कई बार पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, ज़बरदस्ती करती है, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इनके परिवार के 13 सदस्य ख़त्म हो चुके हैं और बाकी लोगों को इस बात का पता चलेगा तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। कुल मिलाकर के पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ में जब इनसे अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे थे तो ये जवाब देने में थोड़ा कतरा रहे थे। खासकर जो लड़की होती है शाइस्ता ने जवाब देने से कुछ जब इधर उधर की बातें करने लगती है तब शाइस्ता के प्रति थोड़ा सख्त रुख अपनाया जाता है। और जब वो बताती है, जब वो खुलासा करती है तो उस खुलासे से सभी को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल वो बताती है कि ये लड़की जो अपने ही भाई से, यानी कि अपने ही चाचा के बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी। जब इस बात का उस लड़की के माँ, उसके अब्बू को पता चलता है तो इन दोनों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि शादी होगी हमारी मर्जी से होगी, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। लेकिन लड़की शाइस्ता जिद पर अड़ जाती है, अपनी अम्मी और अब्बू से कहती है कि शादी होगी तो इसी से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। और इस बात को लेकर के परिवार में विवाद भी होने लगता है। हालांकि जो आमिर बख्श होता है, उसका भाई, वो कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ से कहीं और जाकर के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो वो कहती है कि हम क्यों ऐसी जेलों वाली ज़िंदगी जिए, हम तो आराम से खुले आसमान में रहेंगे और खुली ज़िंदगी यहाँ पर जिएंगे। अगर इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो इन्हें आनी चाहिए। तभी वो कहती है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करो जैसे कि जहरीला पदार्थ वगैरह कुछ मिले, ताकि परिवार के लोगों को मैं सबक सिखा सकूं। इसलिए जो अजगर का बेटा होता है आमिर बख्श ने आखिरकार कुछ पैसे का इंतज़ाम करने के बाद वह एक ऐसे जहरीले पदार्थ का इंतज़ाम करता है जिस जहरीले पदार्थ को उस लड़की को ला करके दे दिया जाता है। और उस लड़की ने यह बना लिया था इरादा कि कब उसको, यानी कि 17 अगस्त 2024 को वो खाने में जहर मिलाकर देने वाली थी, और इसके लिए उसने ये जानकारी रखी थी। तभी उसके कि जो अजगर का बेटा होता है आमिर बख्श, वो अपने घर से निकलता है और निकलते हुए कहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। अपने अब्बू से कहता है, अपने परिवार के बाकी सदस्यों से कहता है कि आप घर पर मत जाना खाना खाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन उसके अब्बा ने उसकी बात सुनी नहीं और वहाँ पहुँच जाते हैं और खाना खा लेते हैं। दरअसल कई साल पहले इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जानकारों या मीडिया कर्मी के माने या मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक दूसरे से ये फिजिकल रिलेशनशिप भी इनके बन चुके थे और इसलिए एक दूसरे के ये बहुत करीब आ गए थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे।
और इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। उस लड़की ने अपने 8 बहन भाइयों को मारा, उस लड़की ने अपने पिता, उसने अपने माँ को मारा, साथ ही अपने चाचा और अपनी चाची को भी मारा और अपने चचेरे भाइयों को भी मार दिया। 13 सदस्यों को मार करके फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। पुलिस अभी इस मामले की और भी जांच कर रही है। 6 अक्टूबर 2024 को लड़की को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी जेल भेजने की पुलिस पूरी तैयारी में जुटी है, ताकि कोई इसमें शामिल तो नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरीके की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते और वैसे भी वो भाई बहन थे, इसीलिए शायद इसके अम्मी और अब्बू को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन उन्होंने जीत पकड़ ली थी और 1-2 नहीं बल्कि 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।